तो इस समय अमेरिका और चाइना के बीच में एक वॉर चल रही है। अरे नहीं, इस तरह की वॉर में अभी थोड़ा टाइम है, शायद 2025 या फिर 27, क्योंकि कई लोगों का ये अनुमान है कि दोनों देशों के बीच में एक बड़े स्केल पर वॉर इन वर्षों के बीच में देखी जा सकती है। वैसे होने में तो अगले महीने भी हो सकती है अगर चाइना ताइवान को इन्वेड कर दे, लेकिन अभी वह ऐसा करेगा नहीं क्योंकि इस समय वह इस तरह की स्थिति में नहीं है। तो फिर हम किस वॉर के बारे में बात करें? हम बात करें अमेरिका और चाइना के बीच में चल रही इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल वॉर के बारे में। तो चलो इसे एक अच्छा सा नाम देते हैं, कोल्ड वॉर 2.0। नहीं, कोल्ड वॉर बुलाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। भले ही कई लोग इसे न्यू कोल्ड वॉर की शुरुआत करें, लेकिन फिर भी हम भी इसे वही नाम देते हैं जो सभी लोगों द्वारा दिया जा रहा है, सेमीकंडक्टर वॉर। हाँ, तो ये नाम ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, ये सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप्स इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, ऑयल से भी ज्यादा, क्योंकि मिलिट्री के फाइटर जेट से लेकर आपके फोन तक सभी चीजों में इनका उपयोग किया जाता है। और इन्हीं सेमीकंडक्टर की वजह से आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो जब ऑयल के लिए वॉर देखी जा सकती है तो इनके लिए वॉर होना तो जाहिर सी बात है, और इन सब की शुरुआत हो चुकी है। तो ये आर्टिकल इकोनॉमिस्ट द्वारा पब्लिश किया गया था। तो इसकी शुरुआती लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो ये घटना कुछ महीनों पुरानी है, जब एक एयरपोर्ट पर एक चीनी कस्टम अधिकारी को महिला के पेट का आकार देखकर शक हुआ। जब उन्होंने उनसे पूछताछ की तो महिला ने कहा कि वे 5 से 6 महीने की गर्भवती हैं, लेकिन जब फिर उनकी जांच की गई तो उनका बेबी बम्प नकली निकला। उस महिला ने एक थैली लगा रखी थी और वह महिला उस थैली के अंदर किसी ड्रग्स, हथियार या सोने की तस्करी नहीं कर रही थी। उसमें 202 कंप्यूटर चिप्स पाई गई। ओके, तो सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा कि कंप्यूटर चिप्स। हाँ, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका ने चीनी संस्थाओं को कुछ सेमीकंडक्टर और उससे संबंधित उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए चीन में इस समय इन सेमीकंडक्टर्स की कमी चल रही है और चीन में इस समय पूर्ण रूप से आयात भी गिर चुका है। इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और यूएस द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से कई बड़ी चाइनीज कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। और जिस तरह के संबंध दोनों देशों के इस समय है, उन्हें देखकर तो ये लगता है कि ये प्रतिबंध बढ़ने वाले हैं और दोनों देश संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ से कहानी में ताइवान की एंट्री होती है, क्योंकि ताइवान की कंपनी TSMC दुनिया की 92% एडवांस चिप बनाती है। इसलिए ताइवान इस पूरे चिप उद्योग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि अगर ताइवान में चिप शॉर्टेज देखी जाती है तो उसका नुकसान पूरे उद्योग को उठाना पड़ता है, और ऐसा कोविड के अंदर देखा गया है। और यही बात अब यूएस पॉलिसी मेकर्स को डरा रही है कि वो अपनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के लिए ताइवान पर निर्भर है और चाइना ताइवान को इन्वेड करना चाहता है। और यही तो वो कारण है कि अमेरिका केवल ताइवान के लिए चाइना से लड़ने के लिए तैयार है। नहीं तो तुम ही सोचो कि अमेरिका जैसा देश बिना अपने फायदे के लिए किसी देश के लिए क्यों लड़ेगा। और अब कई यूएस पॉलिटिशियन ताइवान का दौरा कर रहे हैं। और अमेरिका और चाइना केवल वॉर की प्रिपरेशन नहीं कर रही है, उनके अलावा ये एशियन कंट्रीज भी अपने रक्षा बजट को बढ़ा रही हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगले 3 साल में चाइना के साथ एक बड़े स्केल पर वॉर देखी जा सकती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल इन सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स के बारे में बात करने वाले कि इतने महत्वपूर्ण कैसे बन गए कि 2 न्यूक्लियर सुपर पावर केवल इनके लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है। और ताइवान इस पूरे चिप उद्योग में इतना महत्वपूर्ण देश कैसे बना, और सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर इस पूरे चिप उद्योग में केवल यूएस ही इतनी पावर कैसे रखता है कि वह किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये सब जानने के लिए हमें इस पूरे चिप उद्योग की थोड़ी हिस्ट्री जाननी होगी। तो फिर इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो, अमेरिका हमेशा से इस पूरी टेक इंडस्ट्री में सभी देशों से आगे रहा है। तो इस कहानी को 1945 से शुरू करते हैं। तो 1945 तक यूएस द्वारा दुनिया का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक बना लिया गया था। इसका उपयोग वर्ल्ड वॉर 2 में भी किया गया था गणना करने के लिए। और उस समय कंप्यूटर्स को चलाने के लिए इन वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था। और एनिक में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी, जो कि उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि इनकी वजह से इस पूरे कंप्यूटर का वजन ही 30 टन था और इसे रखने के लिए एक पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी। और इसके अलावा इन वैक्यूम ट्यूब्स को चलाने के लिए गर्म करने की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए ये अधिक बिजली कंज्यूम करते थे। और ये काफी बड़े, भद्दे और नाजुक थे। फिर अमेरिका द्वारा ही 1947 में पहले ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। तो ट्रांजिस्टर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाए? हाँ, तो इंसानों द्वारा आज तक की गई सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ट्रांजिस्टर है, क्योंकि हमारे द्वारा यूज किए जाने वाले सभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण खंड ट्रांजिस्टर है। हमारे सेल फोन, पीसी और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को संचालित करने के लिए इन्हीं पर निर्भर है। ओके, तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद 1950 के दशक में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इन वैक्यूम ट्यूब्स को बदल दिया गया और अपने छोटे आकार और कम बिजली की खपत के कारण सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। लेकिन अभी भी हमें इन कंप्यूटर वायर से छुटकारा नहीं मिला था और ये काफी ज्यादा थे। तो कई इंजीनियर्स का यह विचार था कि जल्द से जल्द इन तारों से छुटकारा पाया जाए। तो फिर 1958 में एक अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक केल्विन ने इसे पूरी तरह से बदल दिया। तो वह उस समय एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नामक कंपनी में काम करते थे जो सिलिकॉन से ट्रांजिस्टर बनाया करती थी। ओके,
तो यहाँ से कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो जैक ने सोचा क्यों ना वह अपने सिलिकॉन से ट्रांजिस्टर बनाने के ज्ञान का उपयोग सेमीकंडक्टर से पूरे सर्किट बनाने के लिए करें। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने सोचा क्यों ना वे सिलिकॉन से सभी घटकों को बनाकर फिर उन्हें इस तरीके से व्यवस्थित करें कि इन तारों को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और अपने विचार का परीक्षण करने के लिए उन्होंने जर्मेनियम की चिप पर प्रोटोटाइप इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, जिसे उन्होंने 12 सितंबर 1958 को प्रदर्शित किया। और ये दुनिया की पहली इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रोचिप थी, जिसका आविष्कार जैक केल्वी ने किया था। और ये आविष्कार कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सन 2000 में जैक केल्वी को उनके इस आविष्कार के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन इससे भी एक कदम आगे 1959 में एक और फिजिसिस्ट और एंटरप्रेन्योर रॉबर्ट नॉइस, जो कि फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर नाम की एक कंपनी चला रहे थे, उनका आइडिया भी जैक केल्वी जैसा था लेकिन थोड़ा अलग। उनका विचार यह था क्यों ना हम इस सॉलिड ट्रांजिस्टर को फ्लैट बनाकर उसे एक सिलिकॉन नामक सामग्री पर तराशना शुरू करें। तो जैक केल्वी ने अपने इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए जर्मेनियम का उपयोग किया, लेकिन रॉबर्ट नॉइस ने अपने इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए सिलिकॉन का चयन किया, उसकी अनूठी भौतिक गुणों के कारण। क्योंकि ये बिजली का सेमीकंडक्टर है, जिसका अर्थ यह है कि यह बिजली का प्रवाह कर सकता है, लेकिन धातु से अधिक अच्छी तरीके से नहीं। और यही गुण सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक स्विच के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। फिर उन्होंने सिलिकॉन की एक शीट ली और उसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगाना शुरू किया, और इस तरह विश्व की पहली सिलिकॉन चिप या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाई गई। और यह वह सिलिकॉन चिप है जिस पर ये 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं, और इस चिप ने इस पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। और आज हमारे पास जितनी भी माइक्रोचिप है उन्हीं के सिद्धांत पर बनाई जाती हैं। ओके, तो उनकी सिलिकॉन चिप के आविष्कार के बाद इस पूरे उद्योग में क्रांति ला दी, और इंजीनियर्स ने यह पता लगा लिया कि इस सिलिकॉन चिप पर जितने अधिक ट्रांजिस्टर होंगे, चिप उतनी ही शक्तिशाली बनती जाएगी। और फिर देखते देखते 1960 के दशक में इस सिलिकॉन चिप्स पे अधिक से अधिक ट्रांजिस्टर लगने लगे, और इन माइक्रोचिप्स की वजह से मिसाइल्स, हथियार और अधिक से अधिक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाना संभव होने लगा। और उस समय कोल्ड वॉर और स्पेस रेस अपनी चरम सीमा पर थे, और ये चिप्स यूएस सरकार और नासा के लिए महत्वपूर्ण होने लगे। और कैनेडिया ने मून पर जाने की बात कह दी, और अधिक परिष्कृत हथियारों के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा इन चिप कंपनियों को फंडिंग दी जाने लगी ताकि वह बड़े स्केल पर काम कर सके। और इन चिप्स का पहला उपयोग गाइडेंस कंप्यूटर में ही किया गया था, जो नासा के अंतरिक्ष यान के साथ साथ मिसाइल प्रणाली में भी यूज किए गए थे। और उस समय केवल रॉबर्ट नॉइस की कंपनी फेयरचाइल्ड ही एकमात्र कंपनी थी जो अमेरिका में ये चिप्स बना रही थी, और उनके पहले खरीदार भी अमेरिकी सरकार ही थी। फिर रॉबर्ट नॉइस ने इंटेल की स्थापना की, और उनके को-फाउंडर थे गॉर्डन मूर, जिन्हें मोर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट में ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर साल में 2 गुनी हो जाएगी, और यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। और ये कंपनियां हर साल बेहतर और बेहतर माइक्रोचिप्स बना रही थी, और ये माइक्रोचिप्स अब यूएस के लिए राष्ट्र शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। और उस समय अमेरिका इस पूरी चिप मेकिंग में ग्लोबल लीडर बन चुका था, क्योंकि उनके अलावा कोई भी कंट्री इतनी एडवांस चिप्स नहीं बना रही थी। और कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका द्वारा वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक और सैन्य स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा कई औद्योगिक नीतियां लागू की गई थी। और अमेरिकी औद्योगिक नीति की एक प्रमुख रणनीति साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की थी, विशेष रूप से डिफेंस, एरोस्पेस और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। और ये ग्राफ साफ तौर पर यह दर्शाता है, और इसलिए उस समय कई यूएस चिप मेकिंग कंपनियां काफी तेजी से ग्रो हो रही थी। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इन औद्योगिक नीतियों के बारे में इतनी ज्यादा बात क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण यह है कि इस समय अमेरिकी सरकार द्वारा चाइना पर प्रतिबंध लगाना और यूएस और सेमीकंडक्टर और चिप कंपनियों को फंडिंग देना इस बात का संकेत देता है कि ये औद्योगिक नीतियों का वापस आना है। और ये औद्योगिक नीतियां पहले भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही हैं, लेकिन इनकी बात कभी बात में करते हैं। तो उस समय ये तो साफ हो गया था कि यूएसएसआर और चाइना का अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में कम्पीट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से वह अमेरिका से लगभग 10 से 20 साल पीछे थे टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में। ओके, तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो 1970 के दशक तक इस पूरी चिप इंडस्ट्री की सप्लाई चेन अमेरिकी कंपनियों के हाथों में थी, जिसमें इन चिप्स को डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना और असेंबल करना, ये सभी काम अमेरिका में किए जा रहे थे। तो इस समय तक स्पेस रेस खत्म हो चुकी थी और कोल्ड वॉर भी इसी दिशा में थी, जिसकी वजह से यूएस सरकार द्वारा जो इन चिप कंपनियों को फंडिंग और ऑर्डर्स दिए जा रहे थे उनकी संख्या कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से इन कंपनियों को नुकसान होने लगा। और इसे देखते हुए इन चिप कंपनियों ने सोचा क्यों ना इन चिप्स की सहायता से हम आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आम जनता के लिए बनाए, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर इत्यादि इत्यादि, जो लोगों के आम जीवन में काम आए, जिससे हम भी अधिक पैसा कमा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। अब लोगों के पास होम कंप्यूटर, कलर टीवी और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध होने लगे, और ये कंपनियां और अधिक पैसा छापने लगी। लेकिन अब समस्या ये थी कि इन कंपनियों को बहुत अधिक प्रोडक्ट्स बनाने थे, वो भी कम समय और कम खर्च के अंदर, ताकि वह अधिक मुनाफा कमा सके। और इसके अलावा उन्हें
उन्हें इन चिप्स को और अधिक एडवांस बनाना था, जैसा कि मूर ने भविष्यवाणी की थी। क्योंकि जहां 1960 में चिप में केवल 4 ट्रांजिस्टर लगे थे, वहीं 1980 के दशक में इंटेल द्वारा एक चिप इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें 2,75,000 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। और उस समय ये काफी बड़ी उपलब्धि थी कि एक छोटे से सिलिकॉन परत पर लाखों ट्रांजिस्टर, वो भी इतने कम समय में। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि चिप बनाने का सारा काम अमेरिकी कंपनी द्वारा अमेरिका में किया जा रहा है, जिसकी वजह से चिप उत्पादन का काम काफी धीमा पड़ चुका था, क्योंकि चिप बनाना काफी स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। लेकिन इन कंपनियों को अधिक मुनाफा कमाना था, तो इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी इन चिप की मैन्युफैक्चरिंग। तो इन चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम इन कंपनियों के लिए काफी कठिन और महंगा होता जा रहा था, और ये कंपनियां हर साल मैन्युफैक्चरिंग को गति देने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही थी। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में इंटेल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक थी, उसने केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए $10 बिलियन का निवेश किया था। और इंटेल के अलावा प्रमुख अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों ने भी इस समय अवधि के दौरान इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अरबों डॉलर खर्च किए थे, जो उनके लिए किफायती नहीं थे। और इन चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को फैब कहा जाता है, और इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में रॉ सिलिकॉन वेफर्स को इंटीग्रेटेड सर्किट्स में बदला जाता है। और यहाँ से ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि यूएस कंपनियों को यह समझ आ चुका था कि इस तरीके से तो वह अधिक मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वह इन फेब्स में भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर उन्हें जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे पूर्व एशियाई देशों से बढ़ती स्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा था, जो तेजी से अपने सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास कर रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये सभी देश अमेरिकी कंपनियों से भी सस्ते में ये चिप्स बना रहे थे। तो नतीजतन यूएस कंपनियों ने सोचा क्यों ना वे अपने मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग की फैक्ट्रियों में शिफ्ट कर लें। तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग को अन्य देशों में शिफ्ट करने का सबसे बड़ा कारण था लेबर कॉस्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर एक काफी कॉम्प्लेक्स और महंगी प्रक्रिया थी, जिसके लिए अधिक मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता थी। और उस समय अमेरिका में लेबर कॉस्ट अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा अधिक थी, और एशिया में हमेशा से लेबर कॉस्ट काफी सस्ती रही है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए इन अमेरिकी कंपनियों ने सोचा क्यों ना वे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को एशिया में शिफ्ट कर ले, जिससे कि उनके उत्पादन की लागत भी कम होगी। और देखो, हर एक कंपनी चीप लेबर का फायदा उठाना चाहती है। और एक कारण यह भी था कि कई एशियाई सरकारों ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए और अपने स्थानीय सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स, लो इंटरेस्ट लोन और अन्य लाभों की पेशकश करते हुए अपने सेमीकंडक्टर उद्योग को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। इसने अमेरिकी कंपनियों के लिए एशिया में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्थापित करना और अधिक आकर्षित बना दिया। साथ ही साथ अमेरिकी सरकार ने भी इन कंपनियों का समर्थन किया कि वे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन कंट्रीज के अंदर स्थापित करें, जिससे कि दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित होंगे। और जब ये सब चल रहा था, तो ये सभी देश अपने सेमीकंडक्टर उद्योग में भी इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन इनमें से एक देश, जब नई टेक्नोलॉजिकल कंपनियों का एक समूह ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में वास्तव में अच्छा हो रहा था, क्योंकि तोशिबा और हिताची जैसी कंपनियों के साथ एक मजबूत सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने वाला जापान इस क्षेत्र का पहला देश था। और 1970 और 80 के दशक के दौरान मेमोरी चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर पर ध्यान देने के साथ साथ जापान की सेमीकंडक्टर कंपनियों ने वैश्विक बाजार पर भी अपना दबदबा बना लिया था। और इन सब के अलावा एक और देश दक्षिण कोरिया भी समय अवधि के दौरान सेमीकंडक्टर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा, जहां सैमसंग और एलजी जैसी बड़ी कंपनियों की स्थापना की। लेकिन जापान ने गलती कर दी, क्योंकि सभी जापानी कंपनी अब अमेरिकी कंपनियों की तुलना में अच्छे और सस्ते सेमीकंडक्टर बनाने लगे। और इन जापानी कंपनियों के सस्ते सेमीकंडक्टर ने अमेरिकी बाजार में बाढ़ ला दी, जिसकी वजह से अमेरिकी सरकार बौखला गई। फिर उन्होंने एक कदम उठाया और 1947 में अमेरिका ने जापान से आने वाली सभी चिप्स पर 100% कर लगा दिया, ताकि वे अपने घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को सुरक्षित कर सकें। क्योंकि इन जापानी चिप्स की वजह से अमेरिकी सेमीकंडक्टर निर्माताओं की वायबिलिटी को खतरा था। और इस घटना ने उस समय जापान की चिप उद्योग को पूर्ण रूप से कुचल दिया था। और मैं आपको बताना भूल गया, अमेरिका ने यूएसएसआर और चाइना पर भी बैन लगा रखा था। उसके अलावा इन सभी कंट्रीज को यह भी कहा गया था कि वे अमेरिकी टेक्नोलॉजी को इन देशों के साथ शेयर ना करें। तो ये तो साफ था कि चाइना उस समय अमेरिका से इस टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा पीछे था। लेकिन अब बात करते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंपनी की शुरुआत की, और वो है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो देखो, TSMC इस समय इस पूरे चिप उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है। और आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तो 1960 और 70 के दशक में ताइवान की इकोनॉमी पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर पर निर्भर थी, जो कि उनकी उस समय समस्या बन चुकी थी। उन्होंने सोचा क्यों ना इसमें विविधता लाई जाए। फिर उन्होंने कई की प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसमें से एक था RTRI, जो कि 1973 में लॉन्च किया गया था। RTI ने ताइवान के आर्थिक विकास और एक कृषि और कम मूल्य वाली विनिर्माण अर्थव्यवस्था से उसे एक हाईटेक इंडस्ट्री में एक वैश्विक नेता के रूप में परिवर्तन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी RTI के तहत ताइवान की
वैली सेमीकंडक्टर कंपनी UMC की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा ताइवान सरकार को यह भी समझ आ चुका था कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा उन्हें अपने देश को चीन से भी तो बचाना था। इसके लिए उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। तो उस समय ताइवान के साथ समस्या ये थी कि उनके इंजीनियर्स को इन सेमीकंडक्टर्स के बारे में अधिक अनुभव नहीं था, इसलिए ताइवान सरकार ने अपने इंजीनियर्स का समर्थन करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों में उच्च शिक्षा और कार्य अनुभव प्राप्ति के लिए कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए, इस उम्मीद के साथ कि वह इंजीनियर्स ताइवान में अपना ज्ञान और विशेषज्ञता वापस लाएंगे। और फिर ताइवान में कई इंजीनियर्स अपना देश छोड़कर अमेरिका जाने लगे और धीरे धीरे वह अमेरिकी कंपनियों के साथ काम करने लगे, जिसके अंदर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, इंटेल, फेयरचैट इत्यादि कंपनियां शामिल हैं। और फिर ताइवान सरकार ने फॉरेन में अनुभव प्राप्त कर चुके कई ताइवानी इंजीनियर्स की ताइवान में वापसी कराने के लिए और सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी कंपनियां स्थापित करने के लिए उन्हें कई इंसेंटिव्स प्रदान किए, और इन इंसेंटिव्स में टैक्स ब्रेक, अनुसंधान और विकास के लिए धन और व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि शामिल थे। और इसके अलावा इन इंजीनियर्स को नौकरियों की गारंटी दी गई, उनके आने जाने के खर्चे उठाए गए, क्योंकि ताइवान सरकार का गोल ये था कि ताइवान में अपनी कंपनियों को शुरू करने और उन्हें विकसित करने के लिए लौटने वाले इंजीनियर्स को एक अनुकूल वातावरण प्राप्त हो। और ये काम करता है क्योंकि हजारों इंजीनियर अब ताइवान लौट आए, लेकिन इनमें से एक इंजीनियर जो कि ताइवान से बिलोंग भी नहीं करते थे, वैसे तो इनका जन्म चाइना में होता, लेकिन ताइवान सरकार ने पिछले 10 सालों से ताइवान में काम करने के लिए मना रही थी, जो कि काफी सही भी था, क्योंकि इस व्यक्ति ने ताइवान की पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पूर्ण रूप से बदल दिया। और आज भी ताइवान जिस स्थिति में इस व्यक्ति का बड़ा हाथ रहा है, और वो व्यक्ति थे मॉरिस चोंग। तो ताइवान सरकार ने इन्हें 1975 में भी RTI के प्रेसिडेंट की सीट दी थी, लेकिन उस समय इन्होंने मना कर दिया। फिर 1985 में इन्हें RTI का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसके पीछे का कारण ये था कि इन्होंने US के अंदर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नामक कंपनी के अंदर 25 सालों तक काम किया था, जिसका मतलब ये था कि इनके पास इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में काफी अधिक नॉलेज थी कि आखिर अमेरिकी चिप निर्माताओं को आखिर चाहिए क्या। तो इन्होंने सोचा है कि अगर ये अमेरिका के साथ कोई भी कंपटीशन करते हैं तो वह जापान की तरह अमेरिका के हाथों से कुचले जाएंगे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाए, और ऐसा करने पर उन्हें अमेरिका का सपोर्ट भी मिलेगा चाइना वाले मामले में, और ऐसा हो भी रहा है। तो मॉरिस चेंग को पता था कि अमेरिकी चिप निर्माताओं को इन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट से कितनी नफरत है और वे इन फेब्स में कितना पैसा निवेश कर रहे हैं, और क्योंकि चिप बनाने की प्रोसेस में सबसे कठिन काम यही है, तो मॉरिस चेंग ने कहा कि अब से चिप हम बनाएंगे। मॉरिस चेंग ने कहा कि US कंपनी हमें केवल डिजाइन, सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट प्रदान करेंगी और इन्हें बनाने का काम करेंगे हम, जिससे कि दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध भी स्थापित होंगे। तो 1987 में उन्होंने TSMC नाम से एक कंपनी शुरू की, जिसने ताइवान को पूर्ण रूप से बदल दिया। और ताइवान सरकार ने भी पूर्ण रूप से TSMC का सपोर्ट किया, और अपने देश के स्टार्टअप्स की आधी से ज्यादा फंडिंग TSMC को दी गई, और कई लोगों से कहा गया कि वे TSMC के अंदर इन्वेस्ट करें, और ऐसा ही हुआ। ताइवान सरकार ये चिप्स बनाने में इतनी ज्यादा अच्छी हो गई कि अमेरिकी कंपनियों ने ये काम करना बंद कर दिया, और यहाँ से अब केवल US कंपनियों के अलावा अन्य देश भी सबसे एडवांस चिप्स बनाने लगे। और अब प्रत्येक देश जो चिप उद्योग में शामिल थे, वे अधिक जटिल चिप्स बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट के लिए एक दूसरे पर तेजी से निर्भर होने लगे। और अभी तक चाइना इस पूरे चिप उद्योग में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन 1990 के दशक में कोल्ड वॉर समाप्त हो चुकी थी और US द्वारा चाइना पर लगाए गए सभी निर्यात नियंत्रण हट चुके थे। तो चाइना भी इस चिप उद्योग में शामिल होता है, और चीन ने भी अपने सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने पर ध्यान देना शुरू किया, विशेष रूप से असेंबलिंग और पैकेजिंग वाले क्षेत्र में। और ये ध्यान देने वाली बात है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में शामिल नहीं हुए थे, जो उनके लिए आगे जाके समस्या बनने वाली थी। और 1990 के दशक में चीन ने चीप लेबर कॉस्ट और अन्य सरकारी नीतियों की पेशकश करते हुए देश में असेंबलिंग और पैकेजिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए विदेशी सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित करना शुरू किया। और दूसरी ओर ताइवान की स्थिति चिप उद्योग में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि जहाँ 1990 में ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग में US की भागीदारी लगभग 40% थी, वह सन 2000 में घटकर 20% और 2005 में घटकर 10% हो चुकी थी। ओके, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां 2010 तक काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी, क्योंकि इनके द्वारा एक चिप इंट्रोड्यूस की थी जिस पर 1 बिलियन ट्रांजिस्टर लगे थे, जो कि काफी बड़ी कामयाबी थी। और दूसरी ओर इस समय तक चाइना भी अमीर हो चुका था, तो चाइना ने टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में US टेक्नोलॉजी तक पहुंचने को प्राथमिकता दी। इसके लिए उन्हें सेमीकंडक्टर की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने चिप उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए चिप के आयात को भारी मात्रा में बढ़ा दिया, जो उनके लिए धीरे धीरे मुसीबत बनती जा रही थी। क्योंकि जैसे हमने पहले बात की थी कि इस पूरे चिप उद्योग में चाइना केवल असेंबल उद्योग में ही शामिल था। तो देखो, पूरे चिप उद्योग में असेंबलिंग काम सबसे ज्यादा आसान था, जो कोई भी देश कर सकता था। और इस बात से चीनी सरकार काफी ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि वे अपनी सभी सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका, जापान और ताइवान जैसे देशों पर निर्भर है, और इन देशों के बिना उनकी टेक इंडस्ट्री काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ सकती थी। और ये जोखिम चीनी सरकार लेने को तैयार नहीं थी, इसलिए चीनी सरकार ने अपनी ही कंपनियों के अंदर अधिक पैसा डालना शुरू किया, ताकि वह इन कंट्रीज पर अपनी टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर ना हो। और फिर ये चाइनीज कंपनियां
कंपनियां कुछ पुरानी जनरेशन के सेमीकंडक्टर बनाने में कामयाब रहती है, जिसमें सारा काम चीनी कंपनियों द्वारा किया गया था, डिजाइन से लेके असेंबली तक। लेकिन फिर भी वे वर्तमान समय पर इस तरीके की एडवांस चिप बनाने से काफी ज्यादा दूर हैं। ओके, तो वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो इस समय इन सिलिकॉन चिप्स पर ट्रांजिस्टर की संख्या 115 बिलियन से 120 बिलियन के बीच में हो चुकी है। अगर हम इन चिप्स की साइज की बात करें तो इस समय ये आपके नाखून से भी छोटी हैं, और अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो अब इनकी साइज नैनोमीटर में मापी जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर अब एक वायरस से भी ज्यादा छोटे हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि एक ट्रांजिस्टर की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी आप उतना ही ज्यादा ट्रांजिस्टर इस चिप पर फिट कर पाएंगे, जिसके बदले में आपको एक शक्तिशाली चिप प्राप्त होगी। और अभी IBM द्वारा एक चिप बनाई गई है जिसमें इनकी संख्या 2 नैनोमीटर है। और अब लोगों का ये मानना है कि हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचने वाले हैं जहां इनकी साइज एक एटम थिक होगी। और इसलिए यहाँ मोरिस लॉ गलत साबित होता है, क्योंकि अगर हम इस तरीके के बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम ट्रांजिस्टर की साइज को और ज्यादा छोटा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अब ये चिप्स बनाना इतना ज्यादा अविश्वसनीय रूप से जटिल और महंगा हो गया है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही कारण है कि इस पूरे उद्योग में अब केवल 2 से 3 कंपनियां ही बची हैं जो इन चिप की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और इसलिए पूरी दुनिया की सबसे एडवांस चिप का 92% ताइवान की कंपनी TSMC द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि ये काम वे पिछले 30 सालों से करते आ रहे हैं। वह इसके अंदर काफी ज्यादा माहिर है। इसलिए अमेरिका और उसके अलावा पूरी दुनिया ही अपनी एडवांस चिप के लिए TSMC पर निर्भर है। लेकिन इस समय ताइवान और चाइना के बीच में जिस तरीके की स्थिति है उसे देखकर तो ये लगता है कि हम एक चिप संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए अब बात करते हैं मॉडर्न डे चिप सप्लाई चेन की, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस समय पूरी दुनिया अपने चिप्स के लिए केवल इन 3 से 4 देशों पर पूर्ण रूप से निर्भर है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन देशों के अंदर ताइवान भी शामिल है और चाइना ताइवान को इन्वेड करना चाहता है, जो कि वो करेगा भी अगले कुछ सालों के अंदर, जिसकी वजह से पूरे उद्योग के अंदर चिप शॉर्टेज शुरू हो जाएगी। और ऐसा कोविड के अंदर देखा गया है। क्योंकि तो बात करते हैं चिप सप्लाई चेन की, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका से। तो सबसे पहले अमेरिका जो चिप्स के लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर और मशीनों का निर्माण करता है। फिर बारी आती है जापान की, जो कि इस पूरे चिप उद्योग के लिए इक्विपमेंट, मटेरियल और केमिकल्स और सबसे महत्वपूर्ण ये सिलिकॉन वेफर्स तैयार करता है। फिर इन्हें भेजा जाता है नीदरलैंड, जहां अमेरिका द्वारा बनाए गए डिजाइन को असली चिप्स में बदला जाता है। और वह काम करती है ये मशीनें, जो केवल एक ही कंपनी द्वारा बनाई जाती है, और वो है SML चिप बनाने की प्रक्रिया में सबसे जटिल कार्य करता है, जिसे लिथोग्राफी कहा जाता है। और SML की ये कंपनी लिथोग्राफी द्वारा चिप को तराशने का काम करती है। और हाँ, इस मशीन के लिए ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होती है जो केवल अमेरिका द्वारा बनाए जाते हैं। और अंत में ताइवान, और फिर ताइवान इन सभी चीजों को एक साथ रखता है और इस एडवांस चिप का निर्माण करता है। तो ये हो जाती है हमारी मॉडर्न डे चिप सप्लाई चेन। और सभी देश अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए इन्हीं देशों पर निर्भर है। और हाँ, चाइना भी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इन सभी देशों का सबसे बड़ा खरीदार है चाइना। 2021 में चीन ने $430 बिलियन से भी अधिक मूल्य के चिप्स का आयात किया था, जो कि उनके खरीदे गए ऑयल से भी अधिक था। और दुनिया की सभी चिप्स का लगभग 40% चाइना द्वारा खरीदा जाता है। तो इससे ये तो साफ हो गया कि चाइना को इन चिप्स की कितने ज्यादा जरूरत है। लेकिन वह अपनी चिप्स के लिए अमेरिका पर निर्भर है, अमेरिका ताइवान पर, इसके अलावा नीदरलैंड और जापान। कहने का मतलब यह है कि सभी देश अपनी चिप सप्लाई चेन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, और सभी देशों का एक महत्वपूर्ण रोल है इस पूरी चिप सप्लाई चेन में, जिसकी वजह से ये सभी कंट्री इस पूरी चिप सप्लाई चेन के चोक पॉइंट है। और इन चोक पॉइंट को कंट्रोल करता है अमेरिका। तो देखो, अमेरिका इस पूरी चिप सप्लाई चेन का सबसे अहम खिलाड़ी है, क्योंकि उनकी कंपनी द्वारा सबसे बेहतरीन डिजाइन, सॉफ्टवेयर और सबसे ज्यादा मशीनें बनाई जाती है। और SML को जो मशीनों के लिए पार्ट्स की जरूरत होती है वह अमेरिका द्वारा ही बनाई जाती है। तो चलो, आपने डिजाइन और सॉफ्टवेयर भी बना दिए, लेकिन अब बारी आती है सबसे कॉम्प्लेक्स काम की, वो है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि केवल ताइवान कर सकता है। तो ताइवान अमेरिका का दोस्त है। तो देखो, ताइवान अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है, वो चीन वाले मामले पर, तो वो उन्हें नाराज तो नहीं कर सकते। और यही कारण चाइना को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि इस पूरी चिप सप्लाई चेन में चाइना का कोई भी महत्वपूर्ण रोल नहीं है। बस उन्हें इन चिप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी टेक इंडस्ट्री और मिलिट्री के लिए, और यहीं से सब शुरू होता है। तो देखो, इस समय चाइना जितने पैसे अपने मिलिट्री एडवांसमेंट के अंदर खर्च कर रहा है, उतने पैसे वह किसी भी क्षेत्र के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और अगर हम फ्यूचर वॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सभी फ्यूचर वॉर्स अधिकतर एडवांस मिलिट्री वेपन्स पर निर्भर हैं। और ये सभी एडवांस वेपन सिस्टम इन अमेरिकी चिप टेक्नोलॉजियों द्वारा बनाए जा रहे हैं। और चीन परमाणु सहित कई ऐसे हथियार बना रहा है जो पहले कभी नहीं देखे गए, और ये काफी डराने वाली बात है। और बिना सेमीकंडक्टर चिप्स के इस तरीके के हथियार बनाना असंभव सी बात है। और इसी बात ने यूएस को जगाया है कि उनकी टेक्नोलॉजी से उनका ही सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उनसे आगे निकल रहा है। और यहाँ से दोनों देशों के बीच में इस चिप वॉर की शुरुआत होती है, जिसमें यूएस सरकार द्वारा चाइना पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। वैसे तो इन सब की शुरुआत हुई थी 2018 से। तो 2018 में ट्रम्प प्रशासन ने सबसे पहले सभी अमेरिकी कंपनी को चीनी टेक कंपनी ZTE को कंपोनेंट बेचने से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि उन पर यह आरोप लगे थे कि कंपनी ने ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ व्यापार करके अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। और अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए बैन की वजह से उस समय ये चाइनीज कंपनी लगभग दिवालिया हो चुकी थी। और फिर 2019 में अमेरिकी सरकार ने चीन की सबसे बड़ी टेक कंपनी हुआवे और उसके सहयोगियों के साथ
व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाए और प्रतिबंध के कारण थे राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी। और अमेरिकी सरकार ने कंपनी पर यह आरोप लगाए थे कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस से उनकी कुछ जानकारी चुरा रही है, जिनका उपयोग चीनी सरकार द्वारा सर्विलियंस पर्पज से किया जा सकता है। और ये प्रतिबंध अमेरिका और चाइना के बीच में उस समय चल रहे ट्रेड और टेक्नोलॉजिकल वॉर के हिस्से थे। और ट्रम्प प्रशासन के आखिरी दिनों में उन्होंने चीनी सेमीकंडक्टर और ड्रोन कंपनियों को सुरक्षा संबंधित खतरा बताते हुए उन पर भी प्रतिबंध लगाए थे। और ये प्रतिबंध चाइना की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी SMIC और ड्रोन मेकिंग कंपनी DJI पर लगाए गए थे। और जब अमेरिका ने SMIC को बैन किया तो इस वजह से कंपनी को 2020 के अंत में काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा और इसके अलावा हुआवे के रेवेन्यू में भी भारी गिरावट देखी गई थी। तो अमेरिका द्वारा चाइना पर लगाए गए प्रतिबंध ये दर्शाते हैं कि अमेरिका इस पूरी चिप इंडस्ट्री के अंदर कितनी ज्यादा पावर ऑन करता है और ये चाइनीज कंपनी अमेरिका पर कितनी ज्यादा निर्भर है। केवल अमेरिका के इनको बैन करने से इनके रेवेन्यू में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई थी। तो अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि चाइना टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में अमेरिका की बराबरी करे, क्योंकि ये अमेरिका के हितों के खिलाफ है। क्योंकि अमेरिका चाइना को अपना नंबर 1 एनिमी मानता है जो उसके साथ युद्ध छेड़ने की क्षमता रखता है। लेकिन ये प्रतिबंध इतने आसान समाधान नहीं हो सकते अमेरिका के लिए चीन को टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में रोकने के लिए, क्योंकि एक तो चीन दुनिया में चिप का सबसे बड़ा खरीदार है, साथ ही साथ कई अमेरिकी कंपनी कम परिष्कृत चिप के लिए चाइना पर निर्भर है। भले ही चाइना एडवांस चिप ना बनाता हो, लेकिन वह कुछ चिप बनाता है जो इन कंपनियों के लिए काम आती हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे अमेरिकी व्यवसाय विकास के लिए चीन पर निर्भर हैं और दुनिया का अधिकांश हिस्सा अपने अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने के लिए चीन पर निर्भर है। और इसके अलावा जैसे कि हमने पहले बात की थी कि सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं यूएस द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इसी बात के डर से चाइना इसे पूर्ण रूप से बदलना चाहता है, क्योंकि चाइना का ये मानना है कि अमेरिका इस पूरी चिप सप्लाई चेन में चाइना को सबसे निचले स्तर पर रखना चाहता है और इसी कारण से वे अपने सेमीकंडक्टर के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और सारे सेमीकंडक्टर वे चाइना में बनाना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने कई प्रयास भी किए हैं। जैसे 2021 में अपनी वार्षिक एनपीसी की बैठक के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने टेक उद्योग को गति देने और फॉरेन टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए $1.4 ट्रिलियन देने का वादा किया था। इसके बाद SMIC को $2.5 बिलियन दिए गए थे सेमीकंडक्टर फाउंड्री और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए। और इसके अलावा कई चीनी प्राइवेट कंपनियों ने भी पैसे उठाए थे, लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी चीन को कई असफलताएं प्राप्त हुई। बस एक SMIC सफलता का एक उदाहरण है, लेकिन फिर भी SMIC ताइवान की TSMC से टेक्नोलॉजी के अंदर 10 को पीछे है, क्योंकि TSMC आज जिस स्थिति पर है उसे वह करने में 30 से 40 साल लगे हैं और आप इस तरीके की सफलता केवल कुछ सालों में नहीं दोहरा सकते। और इसके अलावा चाइनीज कंपनियों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि उनके पास अच्छे इंजीनियर्स नहीं है जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हों। और अगर दूसरी ओर ताइवान की बात करें तो उनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक सेमीकंडक्टर के आसपास निर्भर है। और इन सब के बाद चाइना के पास केवल 2 ही रास्ते बचते हैं, पहला हैकिंग करके उनकी टेक्नोलॉजी चुरा ली जाए और दूसरा ताइवान के इंजीनियर्स को अधिक पैसे देकर चाइना लाए जाए। और चीनी सरकार द्वारा ये दोनों ही काम किए गए हैं और ये उनके कुछ उदाहरण हैं। तो इनके अंदर चाइनीज सरकार द्वारा ताइवान के इंजीनियर्स को अधिक पैसा देकर चाइना में लाया गया है और इसके अलावा कई बार चाइनीज हैकर्स को ताइवान के सेमीकंडक्टर उद्योग में सेंध मारते हुए पाया गया है। और ऐसे कई मामले देखे गए हैं जब ताइवान में स्थित इंजीनियर्स अब चाइना के अंदर काम कर रहे हैं और उन्हें दोषी पाया गया है कंपनी के सीक्रेट चुराते हुए चाइना के लिए, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियों ने ताइवान की कंपनी USMC के कुछ इंजीनियर्स पर IP थेफ्ट का केस दाखिल किए हैं और इन इंजीनियर्स को गिल्टी पाया गया है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका वैसे ही चाइना पर 2018 से कंपनी के ट्रेड सीक्रेट चुराने के आरोप लगा रहा है। और दूसरी ओर अगर हैकिंग वाले मामले की बात करें तो चीनी हैकर्स ने 2021 में ताइवान के सेमीकंडक्टर उद्योग में कई बार सेंध लगाई और इसके अलावा उनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन स्केलेटन, जिसके अंदर उन्होंने सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, चिट और डिजाइन, इसके अलावा बहुत कुछ चुराया है। और इसके अलावा नीदरलैंड की SML कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर ने पहले तो अपनी जॉब छोड़ी, उसके बाद चाइना के अंदर एक अपनी कंपनी शुरू की। फिर इसने SML में स्थित मशीनों और सॉफ्टवेयर की नकल करना शुरू किया, जिसके अंदर इसको बड़ी सफलता हासिल हुई और अब ये कंपनी चाइना के अंदर काफी अच्छी तरीके से चल रही है। और इसी तरीके की घटनाओं ने अमेरिका और अन्य देशों को चिंतित किया है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो ये लोग अपने ज्ञान को चीन के अंदर ले जाएंगे और चीनी सरकार काफी जल्द ही अपने सेमीकंडक्टर उद्योग को खड़ा कर लेगी। और ऑफ कोर्स इन सभी IP थेफ्ट के मामलों में चीनी सरकार कहीं ना कहीं सम्मिलित है, क्योंकि उन्हें पता है कि वे काफी कमजोर स्थिति के अंदर हैं और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वह अमेरिका से काफी ज्यादा पीछे रह जाएंगे और इसलिए वह इन सभी घटनाओं में सक्रिय रूप से शामिल है। और इसी वजह से अमेरिकी सरकार चाइनीज सरकार से काफी ज्यादा नाराज है। तो ओके, तो चाइना को अपनी मिलिट्री, AI और एडवांस टेक के लिए ये चिप्स चाहिए, लेकिन वह इन्हें बनाने में असमर्थ है, तो वह इन चिप्स के लिए अमेरिका पर निर्भर है। लेकिन अमेरिका इन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान पर निर्भर है, जो कि इस कहानी की इस समय सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि चाइना
चाइना और ताइवान के बीच में इस समय संबंध काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं और यही बात अब यूएस पॉलिटिशियन को डरा रही है कि अगर चाइना ताइवान को इन्वेड कर देगा तो एक चिप शॉर्टेज शुरू हो जाएगी, जिससे कि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी वजह से अब कई यूएस पॉलिटिशियन ताइवान का दौरा कर रहे हैं। जैसे पिछले साल अगस्त में कांग्रेस वुमन नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था और उस समय स्थितियां कैसी थी ये सबको पता है। वे ताइवान सरकार को ये बताने गई थी कि अगर चाइना अटैक करता है तो वह उनके साथ हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हम हमारी सेमीकंडक्टर के लिए आप पर कितने निर्भर हैं। और उन्होंने कहा कि अगर चाइना कुछ करता है तो हम आपका साथ देंगे। और ये विजिट 3 अगस्त को की गई थी। फिर 9 अगस्त 2022 को बाइडेन प्रशासन द्वारा चिप एक्ट प्रस्तुत किया जाता है। तो देखो यूएस पॉलिसी मेकर्स का ये मानना है कि वह इस तरीके की स्थिति में अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए ताइवान पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते। उन्हें 1990 की तरह ही अमेरिका में दोबारा से सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना शुरू करना होगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। इसी वजह से उन्होंने ये चिप एक्ट प्रस्तुत किया है। तो इस एक्ट के द्वारा अमेरिकी सरकार ये चाहती है कि अमेरिकी कंपनियां दोबारा से अमेरिका में ही इन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का निर्माण करें, ताकि वह इस समय अपनी सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के लिए पूर्ण रूप से दूसरे देशों पर निर्भर ना हो। अमेरिकी सरकार ने सेमीकंडक्टर अनुसंधान और निर्माण के लिए $53 बिलियन से भी अधिक की संघीय सहायता आवंटित करते हुए चिप एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे कि अमेरिकी कंपनियों को ये पैसे दिए जाएंगे ताकि वह अमेरिका में ही सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाना शुरू करें। और इनकी शुरुआत हो चुकी है। पहला फैब्रिकेशन प्लांट ओहायो के अंदर बनाया जा रहा है। और ताइवान की कंपनी TSMC भी अमेरिका के एरिजोना के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रही है। और अमेरिकी सरकार चिप एक्ट के बाद एक्शन मोड में है, क्योंकि 31 अगस्त 2022 को अमेरिकी सरकार ने चीन और रूस को इन सोफिस्टिकेटेड चिप की बिक्री से प्रतिबंधित कर दिया। और अमेरिकी कंपनी एनवीडिया और AMD को इन देशों के अंदर ये GPU भेजने से मना कर दिया गया। और अमेरिकी अधिकारियों ने ये प्रतिबंध ये कहते हुए लगाए थे कि इन GPUs का उपयोग मिलिट्री वेपन्स में किया जा रहा है और वे अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग गलत हाथों में नहीं दे सकते, क्योंकि ये GPUs चाइनीज मिलिट्री द्वारा यूज किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर चाइनीज सरकार इनका उपयोग अपने देश के लोगों की निगरानी करने के लिए कर रहा है। और ये प्रतिबंध उस समय चाइना और ताइवान के बीच में चल रहे तनाव के जवाब में थे। और उस समय ये प्रतिबंध तो काफी कम थे। फिर अक्टूबर 2022 में बाइडेन प्रशासन ने चीन के चिप उद्योग को व्यापक रूप से लक्षित किया, जिसमें उन्होंने उनके चिप उद्योग को पूर्ण रूप से कुचलने के लिए प्रतिबंधों की छड़ी लगा दी। इसमें सबसे पहले सभी अमेरिकी कंपनियों को चीन को एडवांस चिप बेचने से प्रतिबंधित कर दिया। फिर इसके बाद जितनी भी चाइनीज कंपनी अमेरिका द्वारा डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर और उनके द्वारा मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट का उपयोग कर रही थी, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर अमेरिका ने उन देशों और ग्लोबल कंपनीज को भी चाइना को चिप बेचने से मना कर दिया जो अमेरिकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही थी। और हाँ, ये प्रतिबंध भी इसी तर्क पर लगाए गए थे कि चाइनीज कंपनियों द्वारा इन सेमीकंडक्टर का उपयोग सैन्य हथियार बनाने में किया जा रहा है। और इन प्रतिबंधों के बाद नीदरलैंड और जापान ने भी चीन को चिप बनाने के लिए काम आने वाली हाईटेक मशीनों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई है। और इसके अलावा अमेरिका द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों में यह भी घोषणा की गई थी कि कोई भी अमेरिकी नागरिक चाइना के सेमीकंडक्टर उद्योग में काम नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता है तो वह अमेरिका के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए उस पर चार्ज फाइल किए जाएंगे। और इसके अलावा जो भी अमेरिकी नागरिक चाइना के अंदर काम कर रहे हैं, या तो वह अपनी जॉब छोड़ दें या यूएस सिटीजनशिप। इसके बाद कई अमेरिकी नागरिकों ने चाइना के अंदर काम छोड़ दिए। और अगर कोई भी अमेरिकी कंपनी चाइना को चिप बेचती है तो उसे एक लाइसेंस की जरूरत होगी। तो हाल ही के दिनों में इकोनॉमिस्ट द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अब चाइना पर और भी ज्यादा कड़े होने वाले हैं। और इस घटना के बाद से दोनों देशों के आक्रामक रुख को देखते हुए तनाव के जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं है। तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि दोनों देशों के राजनेता और व्यापारी एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे तो ये प्रतिबंध कम हो जाएंगे। लेकिन इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच में संबंध काफी ज्यादा कड़े और आक्रामक हो चुके हैं। और सीसीपी के एक अधिकारी का तो ये भी कहना है कि अमेरिका का इरादा चीन को खत्म करने का है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट का ये अनुमान था कि चीनी कंपनियां 2030 तक देश की जरूरत की आधे से ज्यादा कंप्यूटर चिप्स बना लेगी। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद इसे घटाकर 33% कर दिया गया है। और दोनों देशों के बीच में यह टेक्नोलॉजिकल युद्ध छिड़ चुका है, क्योंकि प्रतिबंधों को बढ़ाते हुए अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ये कहना है कि सरकार AI, बायोटेक और क्लीन एनर्जी के अंदर चीन की क्षमता को कम करना चाहता है, क्योंकि चाइनीज सरकार इस समय इन सभी क्षेत्र के अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों के अंदर वह नंबर 2 पर है और वह 2030 तक नंबर 1 बनना चाहता है। और ये सभी यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ है, जिस वजह से वह इन प्रतिबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से कई प्रमुख बिजनेसमैन, कंपनियों और विदेशी सरकारों की यह शिकायत है कि अमेरिका द्वारा वैश्वीकरण को नए सिरे से लिखने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसका फायदा काफी कम होगा। और इन प्रतिबंधों का असर ग्लोबल कारोबार पर भी पड़ेगा। तो देखो, दोनों देश अपनी दलीलों पर अड़ी गए और अमेरिका की रणनीति यह है कि वे चाइना के प्रभाव को कम करना चाहते हैं, क्योंकि
अमेरिका का ये मानना है कि वर्षों से सत्ता में रहने वाले राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रुख पश्चिम के प्रति आक्रामक है और उन्होंने अपने देश में कठोर दमन की नीति लागू की है। वे हांगकांग से लेकर हिमालय तक अपनी ताकत दिखाते हैं और पिछले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात से यह तय हो गया है कि चाइना तानाशाहों के प्रति दोस्ताना रिश्ता दिखाने वाली दूसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। और जवाबी कार्रवाई के बतौर अमेरिका ने एशिया में चाइना को सैन्य रूप से घेरने की रणनीति अपनाई है, क्योंकि अगर तुम इस न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल को देखो तो इसमें कहा गया है कि कई एशियाई देश युद्ध की तैयारियों में जुटे हैं और अपने सैन्य बजट को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जहां सन 2000 में एशिया पैसिफिक में सैन्य खर्च विश्व रक्षा खर्च का केवल 17.5% था, तो 2021 में 27.7% हो गया है और इसमें चीन का हिस्सा सबसे अधिक है। क्योंकि जहाँ सन 2000 में चीन का रक्षा बजट केवल 1.81 लाख करोड़ रुपए था, अब वह बढ़कर 24 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और इस आर्टिकल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका का रक्षा बजट इस समय 65 लाख करोड़ रुपए है और अमेरिका का सैन्य खर्च ग्लोबल नेटवर्क पर केंद्रित है, लेकिन चीन का फोकस एशिया पर है। इसलिए कई एशियाई देश अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं और इसलिए अमेरिका सेमीकंडक्टर और अन्य वस्तुओं पर कड़ी रोक लगा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी सर्वोच्च बनाए रखने के लिए चीनी इनोवेशन की गति को धीमी करने का लक्ष्य है। और चीन के नेताओं का ये मानना है कि ये उन्हें एसआई बनाने की योजना है और अमेरिका के एशियाई सैन्य गठबंधन चीन को उसके प्रभाव के स्वाभाविक क्षेत्र में घेरे जाने का एहसास कराने के लिए है। और इसके अलावा चीनी नेता कारोबार वाले मामले में अमेरिका की रोक को अनुचित बताते हैं और इसके अलावा दोनों देशों के बीच में बढ़ता तनाव विश्व व्यापार के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह अनुमान है कि चाइना को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की स्थिति में विश्व का जीडीपी 0.2% से लेकर 7% के चिंताजनक स्तर तक कम हो सकता है। और अमेरिका द्वारा लगाई गई प्रतिबंधों का असर अब चाइना में दिखने लगा है। कई कंपनियां लॉस में जा रही हैं, चाहे फिर वो चाइना की छोटी कंपनियां हो या बड़ी, और कई लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। और जिस तरह के हालात चाइना और अमेरिका के बीच में इस समय है, उन्हें देखकर ये नहीं लगता कि ये प्रतिबंध कम होने वाले हैं, बल्कि ये प्रतिबंध तो और ज्यादा बढ़ेंगे। और अमेरिका ने तो अपना गेम खेल दिया है, अब बारी है चाइना के रिस्पॉन्ड की। तो उनके पास केवल एक ही रास्ता है कि वे ताइवान को इन्वेड कर दें और वे ताइवान के सभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को हथिया लें। वैसे सुनने में तो आइडिया काफी अच्छा लगता है कि ताइवान पर अटैक करेंगे और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को हथिया लेंगे, लेकिन इस आइडिया के साथ थोड़ी दिक्कत है। अगर चाइना ताइवान को अटैक करता है तो यूएस का सबसे पहला काम होगा इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को खाली करवाना या फिर इन्हें तबाह करना, क्योंकि वे नहीं चाहते कि चाइना को उनकी टेक्नोलॉजी मिले। चलो मान लिया चाइना ने किसी भी तरीके से इन सेमीकंडक्टर प्लांट्स को हथिया लिया, लेकिन समस्या तो अब भी है, क्योंकि चाइना को नहीं पता कि इन्हें किस तरीके से संचालित किया जाता है, क्योंकि ना तो उनके पास इंजीनियर्स है, ना उनके पास सॉफ्टवेयर है, ना ही उनके पास ये मशीनें हैं। तो वह इन सेमीकंडक्टर प्लांट्स को आखिर चलाएंगे कैसे और वे ये चिप्स बनाएंगे कैसे? तो देखो चाइना इस समय कुछ भी नहीं कर सकता और दूसरी ओर नए वे ताइवान को इन्वेड कर पा रहे हैं, क्योंकि वह इस समय इस तरीके की स्थिति में नहीं है। और दूसरी ओर अमेरिका अपनी निर्भरता को ताइवान पर कम करने के लिए कई एक्ट लागू कर चुका है और वह इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में बना रहे हैं, जो कि 2024 या फिर 25 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। और दूसरी ओर अमेरिकी सरकार द्वारा इन कंपनियों को भारी मात्राओं में सब्सिडीज दी जा रही है ताकि वे जल्दी से जल्दी इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बना सकें। तो देखो चीन के पास इस समय करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वैसे पिछले साल नवंबर में जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत से तनाव कम हुआ था, लेकिन इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच में टकराव बढ़ने लगे हैं। फिलहाल इन तनावों के कम होने के कोई भी संकेत नहीं है। तो इस समय हम किसी प्रकार की इकोनॉमिक वॉर या फिर कोल्ड वॉर के बीच में हैं, क्योंकि पहले तो दोनों देश सुपर पावर हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है और इस समय ये दोनों देश हर एक क्षेत्र में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और इस बार ये कोल्ड वॉर पिछली वाली से काफी ज्यादा अलग होगी। इसकी शुरुआत इस समय सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के लिए हो रही है, जिसके अंदर यूएस का दबदबा है, जिस बात का डर चाइना को है। तो यहाँ चाइना कुछ भी नहीं कर सकता केवल ताइवान को इन्वेड करने के अलावा, जो कि वो करेगा भी, क्योंकि इसकी संभावनाएं 2027 की लगाई जा रही हैं। और अगर यूएस द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और अधिक बढ़ जाते हैं तो चाइना 2027 से भी पहले ताइवान को इन्वेड कर सकता है या फिर ताइवान को वह चारों ओर से घेर सकता है ताकि किसी भी देश को सेमीकंडक्टर प्राप्त ना हो। अगर वह ताइवान को इन्वेड करता है तो स्थिति काफी ज्यादा बुरी होगी। तो मान लो अगर चाइना ताइवान को इन्वेड कर देता है तो इस जगह पर एक वॉर छिड़ जाएगी और इस वॉर के अंदर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सभी देश ताइवान की ओर से लड़ रहे होंगे। इसके अलावा चाइना के लिए रशिया और नॉर्थ कोरिया ये सभी देश शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो स्थितियां काफी ज्यादा बुरी होंगी और इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा, क्योंकि सभी देश अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए इन सभी देशों पर निर्भर हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा।